पतिव्रता रामी बौराण की कहानी आपने कई बार सुनी और देखी होगी। इसकी पूरी कहानी भी आपको पता होगी, लेकिन ये कहानी आई कहां से? इस लोक गाथा के मूल में जो किरदार हैं, यानी कि रामी बौराणी, उसका पति शामू, आखिर ये लोग थे कौन? इस लोक गाथा को दुनिया के सामने लाने का काम किसने किया और रामी बौराण की ये कहानी कब घटित हुई? गीत गाथा के इस एपिसोड में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको उस पाली गांव से जुड़ा एक और गीत भी बताएंगे जो पहाड़ की महिलाएं अक्सर गाया करती हैं। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने भी रामी बौराण की गाथा को अपनी आवाज दी है। अब कविता की आवाज में आप ये गाथा कहाँ सुन सकते हैं, उसकी जानकारी देने के साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की महिलाएं कैसे गीतों के जरिए अपना दुख दर्द साझा करती थी और कैसे अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त सी हो गई है। गीत गाथा में रामी बौराण के बहाने आज बात पहाड़ की महिलाओं और उनके दुख को साझा करने वाले सारे गीतों की। रामी बौराण की गाथा उत्तराखंड में काफी पुरानी है। अब इसके कालखंड और दूसरी डिटेल पर जाने से पहले शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि रामी बौराण की कहानी आखिर है क्या। रामी बौराण की गाथा में 3 प्रमुख किरदार हैं। एक है रामी बौराणी। बौराणी गढ़वाली में बहुरानी का अपभ्रंश है। रामी की बूढ़ी सास, तो तीसरा उसका पति शामू। शामू फौज में है, लेकिन कई साल गुजर गए हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। एक दिन अचानक 9 साल बाद वो घर लौटता है तो साधु का वेश धरकर अपनी पत्नी रामी बौराणी की परीक्षा लेता है। इसी परीक्षा और शामू के घर वापसी की ये पूरी गाथा है जो बताती है कि पहाड़ की नारी रामी बौराण पतिव्रता है। लेकिन ये कहानी बनाई किसने, कहां से आई? तो इन सवालों का जवाब भी लेते हैं। रामी बौराण की गीत गाथा को सार्वजनिक पटल पर लाने का सबसे ज्यादा श्रेय बलदेव प्रसाद शर्मा दीन को दिया जाता है। बलदेव प्रसाद शर्मा दीन केदारनाथ मंदिर में पंडित थे। ये रुद्रप्रयाग जिले की बामसू पट्टी के लमगोड़ी गांव के निवासी थे। उन्होंने इस गीत काव्य को 1927 से 28 के बीच में बाटा की गौड़ाई नाम से प्रकाशित किया था। इससे पहले उन्होंने 1927 में ही रमा और फिर जस्सी नाम से 2 गढ़वाली काव्य संग्रह प्रकाशित कर दिए थे। बाटा की गौड़ाई की भूमिका में दीन बताते हैं कि उन्होंने इस काव्य गीत की रचना 3 साल पहले पंडित तारादत्त गैरोला के उत्साह वर्धन के बाद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने इस काव्य को गैरोला को ही प्रकाशित करने के लिए सौंप दिया था। लेकिन जब 3 साल बाद भी बाटा की गौड़ाई प्रकाशित नहीं हुई तो उन्होंने लुवाणी के रहने वाले पंडित काशीनाथ शर्मा के प्रोत्साहन पर इसे प्रकाशित करने की ठानी और इस तरह उन्होंने काशीनाथ शर्मा की मदद से गढ़वाली प्रेस देहरादून से इसका प्रकाशन किया। यह करीब 20 से 30 पन्नों की किताब थी, लेकिन अब जो रामी बौराणी का गीत आप सुनते हैं वो इस पूरे काव्य साहित्य के बीच बीच में से ली गई कुछ लाइनें हैं। हालांकि बहुत खोजने पर भी हमें ये पूरी किताब नहीं मिल पाई। खैर, यहाँ बता दें कि तारादत्त गैरोला वही शख्स हैं जिन्होंने सदेई की रचना की है। दीन किताब की भूमिका में लिखते हैं कि उन्होंने इस काव्य गीत की रचना की थी, यानी कि उन्होंने खुद इसे लिखा था। हालांकि इसकी रचना और प्रकाशन को लेकर एक और पहलू भी मिलता है। कई विद्वान बताते हैं कि रामी बौराणी की गाथा को सबसे पहले दीन ने नहीं बल्कि विशाल मणि सेमवाल ने प्रकाशित किया था। विशाल मणि सेमवाल उत्तराखंड के पहले प्रकाशक थे। बताया जाता है कि इन्होंने 1918 में इस गीत साहित्य को प्रकाशित किया था। कुछ विद्वान इसके 1920 में प्रकाशित होने की बात भी कहते हैं। हालांकि मेजॉरिटी इसे 1918 में प्रकाशित किए जाने पर सहमति जताते हैं। विशाल मणि सेमवाल और दीन आपस में कई मायनों में जुड़े हुए भी थे। विशाल मणि सेमवाल ये शर्मा भी लिखते थे। इनका जन्म रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी के निकट घगोरा गांव में हुआ था। सेमवाल और दीन दोनों के गांव आस पड़ोस में थे, बल्कि विशाल मणि सेमवाल की प्रारंभिक शिक्षा लमगोड़ी से ही हुई थी जो दीन का मूल गांव था। और तीसरी समानता इन दोनों के बीच ये थी कि ये दोनों ही पुरोहित थे और केदारनाथ में सेवा दिया करते थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये दीन की मूल रचना तो नहीं थी।
संभव है कि विशालमणि सेमवाल ने दीन से लेकर के ही 1918 में इसे प्रकाशित कर दिया होगा और बाद में दीन ने भी खुद इसे प्रकाशित किया होगा। लेखक भीष्म कुकरेती, गोविंद चातक और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के हवाले से बताते हैं कि रामी बौराण की गाथा लोक में पहले से ही गाई जाती थी। दीन ने सिर्फ इस गाथा को परिष्कृत कर प्रकाशित किया और इसे आधुनिक लोकगीत के तौर पर पेश किया। हालांकि बलदेव प्रसाद शर्मा दीन के प्रकाशन करने के बाद बाटा की गोड़ाई कई बार छापी गई और उसमें दीन का नाम ही लेखक के तौर पर दिया गया। यानी इस बहस का निष्कर्ष यही निकलता है कि दीन ने लोक में प्रचलित एक लोक गीत को कागज पर उतारा और संभव है कि उसमें कुछ एडिशन भी कर दिए होंगे। फिर 1950 के दौरान मोहन उप्रेती और नईमा खान उप्रेती की जोड़ी ने इसका नाट्य रूपांतरण किया। इस नाटक को इन्होंने ख्याति दिलाई और देश भर में इसका मंचन भी किया। बाद में बॉलीवुड गायिका कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में इस गीत नाटिका को 80 के दशक में आई गढ़वाली फिल्म कभी सुख कभी दुख में शामिल किया गया। ये फिल्म आज भी YouTube पर अवेलेबल है और आप उसमें इस गीत नाटिका को सुन सकते हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी ने भी अपनी आवाज में इस गीत नाटिका को प्रस्तुत किया था। बाद में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो उत्तरांचल राज्य की पहली फिल्म गढ़ रामी बौराण बनाई गई। बाद में फिर और निर्माताओं ने भी रामी बौराण के विषय पर फिल्में बनाई और गीत नाटिकाएं भी प्रस्तुत की। अब चलो ये तो बात हो गई रचना और उसके रचनाकार की, लेकिन रामी बौराणी के कालखंड को लेकर भी दो राय मिलते हैं। रामी बौराणी के कालखंड को लेकर एक दो नहीं बल्कि 3 मत मिलते हैं, जैसे हमने बताया। सबसे मजबूत मत ये है कि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई एक घटना है। दूसरा मत कहता है कि ये एंग्लो अफगान युद्ध के वक्त की गाथा है। और तीसरा मत जो बहुत ज्यादा नहीं सुनाई देता लेकिन है वो ये कि ये गाथा मुगल काल की है। अब इसके सही कालखंड का कुछ अंदाजा हमें दीन की किताब से ही लग जाता है। दीन बाटा की गोड़ाई की शुरुआत में इसकी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि ये कहानी नागपुर के पाली गांव की है। पाली गांव के प्रधान शेर सिंह 2 गांवों के थोकदार थे और इनके 3 बेटे थे, जिसमें दूसरे नंबर का लड़का था श्याम सिंह, जिससे रामी का विवाह हुआ है। वो जानकारी देते हैं कि दिल्ली में इस दौरान बादशाही थी और दरबार में हाजिरी देने जाना पड़ता था। दीन बताते हैं कि श्याम सिंह वहां हाजिरी देना चला गया और यहाँ रामी विचलित रहने लगी। दीन की तरफ से दी गई जानकारी को अगर आधार माना जाए तो इस घटना के मुगल काल के होने के मत को काफी बल मिलता है, क्योंकि इतिहास में इसके सबूत मिलते हैं कि पहाड़ के कई राजा मुगल दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। लेकिन ज्यादातर विद्वान इसे प्रथम विश्व युद्ध या एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान की घटना मानते हैं और ऐसा मानने की वजह है आज गाई जाने वाली रामी बौराण की गाथा में श्याम सिंह का कैरेक्टर। गीत नाटिका में श्याम सिंह को एक फौजी के तौर पर पेश किया जाता है। वो फौजी जो लाम यानी लड़ाई में गया था और फिर कई सालों के बाद घर लौट आता है। बलदेव प्रसाद शर्मा दीन के बाटा की गोड़ाई रचना में जो गाथा हमारे सामने आती है उसमें भी कहीं पर उसके फौजी होने का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हर तरफ श्याम का कैरेक्टर एक फौजी के तौर पर नजर आता है। अब क्या बलदेव प्रसाद शर्मा ने मूल रचना में श्याम के फौजी होने का कहीं जिक्र किया है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता चल पाया क्योंकि पूरी किताब कहीं नहीं मिली। लेकिन फौज वाले एंगल के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि यह प्रथम विश्व युद्ध तो नहीं लेकिन एंग्लो अफगान युद्ध या उससे पहले की घटना हो सकती है। दरअसल 1815 में ब्रिटिशर्स ने कुमाऊं को अपने कब्जे में कर लिया था। इस दौरान ब्रिटिश राज ने आधा गढ़वाल अपने पास और आधा टिहरी राजा के पास दे दिया था। तब नागपुर टिहरी राजा के अधीन ही था। इस दौरान दिल्ली में बादशाह अकबर शाह द्वितीय और उसके बाद बहादुर शाह जफर नाम मात्र के बादशाह रह गए थे, क्योंकि इनका अप्रत्यक्ष कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। ये वो वक्त भी था जब अंग्रेजों ने आज के गढ़वाल कुमाऊं से युवाओं को सेना में भर्ती करना भी शुरू कर दिया था। इस आधार पर यह संभावना जरूर बनती है कि शामू फौज में भर्ती होने के लिए गया होगा और फिर 9 साल बाद उसने घर वापसी की होगी।
रामी बौराण की गाथा प्रथम विश्व युद्ध की होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। बाटा की गौड़ाई के प्रकाशित होने की पहली तारीख हमें 1918 या 1920 की मिलती है। ऐसे में अगर शामू 1914 में भी लड़ाई में गया होता और 9 साल बाद घर लौटता तो उसकी वापसी 1923 में होनी थी। इस आधार पर यह कहना सेफ होगा कि यह प्रथम विश्व युद्ध की गाथा तो नहीं लगती। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। खैर, ये तो बात हो गई इसके कालखंड की, लेकिन अब बात करते हैं कि रामी बौराणी की ये गाथा एक कल्पना मात्र है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है। रामी बौराणी की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें कल्पनाएं नहीं जोड़ी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में रियल लाइफ इंसिडेंट पर गीत बनना कोई नई बात नहीं है। सदियों से यहाँ अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का कथानक लेकर लोक गायक गीत रच दिया करते थे और अक्सर ये लोक गायन महिलाएं किया करती। संभव है कि रामी बौराणी भी कोई महिला रही होगी जिसने पहाड़ की लाखों महिलाओं की तरह पति वियोग को झेला होगा और पति के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाई होगी जिसने लोक गायक को या महिलाओं को इस पर गीत रचने को प्रेरित कर दिया। इमेजेस ऑफ वुमेन इन द फोक सॉन्ग्स ऑफ गढ़वाल हिमालयाज में लेखिका अंजलि कपिला एक ऐसे ही गीत का जिक्र करती हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। आइरनी देखिए कि ये गीत भी उसी गांव से जुड़ा है जिससे रामी बौराणी का गीत जुड़ा है, पाली गांव से। गीत में नायिका बताती है कि उसका ससुराल पौड़ी है, पाली उसका गांव है, जाखंड मामाकोट है और उसका नाम सुशीला है। सुशीला गीत में बताती हैं कि कैसे उसके माँ बाप ने महज 14 साल की उम्र में एक शराबी के साथ उसे बिहा दिया। वो बताती है कि एक दिन पति शराब पीकर आया और उसने थमालू यानी दरांती सा एक औजार लाया और मेरे गले पर चला दिया और मुझे मार दिया। लेखिका को इस गीत को सुनाने वाली 70 साल की विमला देवी बताती हैं कि ये एक सच्ची घटना थी। उनकी माँ हमेशा सुशीला के बारे में बात किया करती थी और बताया करती थी कि किस तरह इस घटना ने पूरे टिहरी जिले को हिलाकर रख दिया था। और बाद में सुशीला की कहानी गीत बन गई और महिलाओं ने सुशीला के बहाने अपने दर्द को कहना शुरू कर दिया। उत्तराखंड समाज में आपको ऐसे कई गीत मिल जाएंगे जो सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर लिखे या बनाए गए हैं। हालांकि जैसे सभी गीतों के साथ होता है वैसे ही इन गीतों के साथ भी हुआ और रामी बौराणी के साथ भी हुआ। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक जगह से दूसरी जगह तक ये गीत पहुंचे तो इनका स्वरूप भी थोड़ा बहुत बदलने लगा। कई बार गायक ने इसमें अपनी कल्पनाओं के बीज जोड़ दिए और उससे कुछ नई लाइनें बना दी और उसे नया रूप दे दिया। रामी बौराणी के साथ भी ऐसा होना लाजमी था। रामी बौराणी की गाथा में कई जगह पर शामू का नाम बीरू के तौर पर पेश किया जाता है। ज्यादातर गाथाओं में बताया जाता है कि शामू 12 साल बाद वापस घर लौटा था, जबकि दीन अपनी किताब में उसका नाम शामू और वक्त 9 साल का बताते हैं। अब क्योंकि रामी बौराणी के सच होने का प्रूफ किसी कागज या किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो ये लोक गाथा का स्वरूप ले चुकी है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं जुटलाया जा सकता कि ये गीत सत्य घटना पर आधारित रहा होगा। तो ये थी आपके लिए रामी बौराण को लेकर कुछ जानकारी। हमारे पुराने साहित्य को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये कि उसका मिलना आसान नहीं होता। इससे जुड़ी जो जानकारी भी होती है वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई और काफी सीमित होती है और हमने इसी सीमित जानकारी को इकट्ठा कर आप तक रामी बौराणी को तथ्यों के आधार पर बताने की कोशिश की है। और बिखरी जानकारी जब जुटाई जाती है तो कुछ ना कुछ छूट जाने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो हम नहीं दे पाए या फिर आप हमारी किसी जानकारी का फैक्ट चेक भी करना चाहते हैं तो जरूर करें और हमें भी जानकारी दें। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।